नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की शिक्षा नीति की। बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से शिक्षा नीति को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि सरकार भी मानती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था राज्य के विकास की रीढ़ है। ये ना केवल बच्चों के भविष्य से जुड़ी है बल्कि पूरे समाज की प्रगति से भी जुड़ी है। आज हम इस स्पेशल स्टोरी में 3 मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जंगल राज के दौर में शिक्षा का क्या हाल था, जब राज्य अराजकता और भ्रष्टाचार की चपेट में था। दूसरा, अब नीतीश कुमार सरकार के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में क्या बदलाव लेकर आए हैं और कैसे इसे प्राथमिकता बनाया गया है। तीसरा, पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। यह स्टोरी आपको बिहार की शिक्षा की पूरी तस्वीर दिखाएगी, अतीत की कड़वी सच्चाई से लेकर वर्तमान की उम्मीद भरी प्रगति तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले, जंगल राज में क्या था। बिहार में 1990 से 2005 तक का दौर इतिहास में जंगल राज के नाम से दर्ज है। ये वो समय था जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार सत्ता में थी और लालू प्रसाद यादव और बाद में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने रहे। इस दौर में बिहार देश का सबसे पिछड़ा और असुरक्षित राज्य बन गया। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। अपराध, भ्रष्टाचार, जातीय हिंसा और विकास की कमी ने राज्य को खोखला कर दिया। शिक्षा क्षेत्र इस जंगल राज का सबसे बड़ा शिकार बना। आइए विस्तार से समझते हैं शिक्षा की स्थिति कितनी दयनीय थी। 1991 की जनगणना में बिहार की लिटरेसी रेट केवल 38.5% थी, जो देश के औसत 52.2% से बहुत कम थी। 2001 तक ये बढ़कर 47.5% हुई, लेकिन फिर भी बिहार सबसे नीचे था। महिलाओं की लिटरेसी रेट तो मात्र 33.6% थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कम थी। लड़कियां स्कूल जाने से वंचित रहती थी क्योंकि सुरक्षा का अभाव था और परिवार आर्थिक तंगी में थे। सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब थी। अधिकांश स्कूलों में भवन जर्जर थे, छतें टपकती थी, शौचालय नहीं थे, पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, ब्लैक बोर्ड टूटे हुए मिलते थे और किताबें समय पर नहीं पहुंचती थी। कई स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं थे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार चरम पर था। घूस लेकर अयोग्य लोगों को नौकरी मिलती थी, जबकि योग्य उम्मीदवार बाहर रह जाते थे। शिक्षा बजट की स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। राज्य का अधिकांश बजट राजनीतिक लाभ और सब्सिडी पर खर्च होता था। शिक्षा पर न्यूनतम ध्यान दिया जाता था। 1990 के दशक में प्राथमिक शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चरमरा गया था। बच्चों की ड्रॉप आउट दर 50% से अधिक थी। गरीबी और अपराध के कारण बच्चे स्कूल छोड़कर मजदूरी करने लगते थे। उस शिक्षा की बात करें तो विश्वविद्यालय में सत्र अनियमित थे, परीक्षाएं सालों तक नहीं होती थी, रिजल्ट लेट आते थे और डिग्री का कोई मूल्य नहीं रह गया था। पटना विश्वविद्यालय, जो कभी देश के प्रमुख संस्थानों में शुमार था, वो भी गिरावट का शिकार हो गया। छात्र राजनीति में गुंडागर्दी हावी हो गई थी और पढ़ाई प्रभावित होती थी। जंगल राज का सबसे बड़ा असर सुरक्षा पर पड़ा। अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। अमीर परिवारों के बच्चे भी स्कूल जाने से डरने लगे थे। शिक्षकों को धमकियां मिलती थी और कई स्कूल तो बंद भी हो गए। अपराध की घटनाएं रोजाना की थी। हत्याएं हो, लूट हो, जातीय दंगे हो, रोजाना होता था। ऐसे माहौल में शिक्षा कैसे आगे बढ़ सकती थी। बिहार के युवा अन्य राज्यों में पलायन करने लगे क्योंकि स्थानीय स्तर पर नौकरी और शिक्षा के अवसर नहीं थे। आरजेडी सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने जाति आधारित राजनीति तो की, लेकिन शिक्षा और विकास को नजरअंदाज किया। सामाजिक न्याय के नाम पर वोट बैंक बनाया गया, लेकिन वास्तविक विकास नहीं हुआ। 2005 तक बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम थी और एजुकेशन इंडेक्स में भी सबसे नीचे रही। जंगल राज ने एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में डुबो कर रख दिया। लाखों बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए और राज्य की अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली गई। ये दौर शिक्षा की उपेक्षा का जीता जागता उदाहरण था, जहां सत्ता का दुरुपयोग हुआ और जनता पीड़ित रही। नीतीश सरकार ने बदला बिहार। नीतीश सरकार की बात की जाए तो 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार सत्ता में आई और तब से शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सुशासन का नारा दिया गया और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव शुरू हुआ। आज 2025 में बिहार की शिक्षा नीति पूरी तरह बदल चुकी है। लिटरेसी रेट
70% से ऊपर पहुंच गया है। महिलाओं में 60% से अधिक हो चुका है। ड्रॉप आउट दर प्राथमिक स्तर से 10% कम हो गया है। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि लगातार प्रयासों का नतीजा है। बजट में सबसे बड़ा बदलाव हुआ। 2005 में शिक्षा पर मात्र 4,366 करोड़ रुपए खर्च होते थे, जो अब 2025 से 26 में बढ़कर 60,964 करोड़ रुपए हो गया, यानी राज्य बजट का लगभग 22% हो गया। इस बढ़ते बजट में से स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। स्कूलों की संख्या 53,993 से बढ़कर 75,812 हो गई। हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय और हर गांव में प्राथमिक स्कूल की पहुंच सुनिश्चित की गई। नए भवन बने, स्मार्ट क्लासरूम लगे, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था हुई। लड़कियों के लिए विशेष ध्यान दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना से स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या कई गुना बढ़ी। पोशाक, किताबें, छात्रवृत्ति सब मुफ्त हुआ। मिड डे मील योजना को मजबूत किया गया और कुक का मानदेय 2 गुना कर दिया गया। साथ ही शिक्षक भर्ती पर विशेष फोकस किया गया। 2006 से लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई। 2024 में ही 2.38 लाख शिक्षकों की भर्ती पूरी हुई और 2025 में हजारों प्रधानाध्यापक और हेड टीचर नियुक्त किए गए। कुल सरकारी शिक्षक अब 6 लाख से ज्यादा है। पुराने शिक्षकों को कॉम्पिटेंसी टेस्ट में नियमित किया गया। ट्रांसफर नीति पारदर्शी बनी रहे, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन हो या मेरिट आधारित पोस्टिंग हो। साथ ही डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे 50,000 स्मार्ट क्लासरूम, एआई आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म 1 करोड़ छात्रों के लिए। और शिक्षा में भी सुधार हुआ है। नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं, आईआईटी पटना का विस्तार हुआ है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। 2025 में 7 निश्चय 3 योजना शुरू हुई, जिसमें शिक्षा को उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य का नाम दिया गया और शिक्षा और कौशल विकास के लिए अलग विभाग बने। वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया गया ताकि युवा रोजगार योग्य बने। नीतीश सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारी, जिससे स्कूल सुरक्षित हुए, अपराध दर कम हुए और बच्चे निर्भय होकर पढ़ने लगे। हालांकि अभी भी चुनौतियां हैं। गुणवत्ता में सुधार चाहिए, शिक्षकों को ट्रेनिंग चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन प्रगति अभी स्पष्ट है। बिहार अब पिछड़ेपन से निकलकर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। शिक्षा अब अधिकार बन गई है, ना कि विशेष सुविधा। पेपर लीक मामले पर क्या एक्शन हुआ? पेपर लीक बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती रही है। मेहनती छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। 2024 से 2025 में कई मामले सामने आए। बीपीएससी, शिक्षक भर्ती, नीट, यूजी, पुलिस कांस्टेबल और यहां तक कि अन्य राज्यों की परीक्षाएं भी। लेकिन नीतीश सरकार ने इन सब पर सख्त कार्रवाई की है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी कि ईओयू ने प्रमुख भूमिका निभाई। एक प्रमुख मामला ओडिशा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का था। मास्टरमाइंड को नीतीश कुमार ने पटना के रसूखपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। वो उम्मीदवारों को बस से आंध्र प्रदेश ले जाकर प्रश्न पत्र रटवाता था। ईओयू और सीबीआई के संयुक्त ऑपरेशन में उसे पकड़ा गया। उसके साथी शंकर पुष्टि, रवि भूषण और विजेंद्र कुमार भी गिरफ्तार हुए। एक बस को रोका गया जिसमें 117 उम्मीदवार थे। डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन से पूरा नेटवर्क उजागर हुआ। नीट यूजी 2024 पेपर लीक में संजीव मुखिया, सिकंदर यादवेदु को मुख्य आरोपी बनाया गया। पटना में 13 लोग गिरफ्तार हुए। कुल 27 आरोपी पकड़े गए। जले हुए प्रश्न पत्र और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए। ईओयू ने पिछले कुछ वर्षों में 10 बड़े पेपर लीक मामलों में 545 गिरफ्तारियां की और 249 चार्जशीट दाखिल की। दिसंबर 2025 में संजय कुमार प्रभात को शिक्षक भर्ती लीक के लिए पकड़ा गया। चंदन कुमार जैसे सीरियल लीकर्स भी जेल भेजे गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी छापेमारी की। सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई, डिजिटल मॉनिटरिंग की, सीसीटीवी लगाए, बायोमेट्रिक सत्यापन किया, सख्त कानून बनाने की घोषणा हुई। इन कार्रवाइयों से लीक माफिया पर लगाम लगी है और छात्रों में विश्वास बहाल हो रहा है। हालांकि विपक्ष आरोप लगाता रहता है, लेकिन तथ्य बताते हैं कि एक्शन निरंतर हो रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।